नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के जितने भी शिफ्ट 2 के सवाल हैं, जीएस के सारे जीएस के सवाल आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम लोग शिफ्ट 1 के सारे सवाल डिस्कस कर चुके हैं। स्टैटिक पोर्शन के जितने भी पूछे थे शिफ्ट 1 में, वो सारे मैंने एक वीडियो में कवर कर लिए हैं। उसको आप नहीं देखे हो तो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। आज यहाँ पे हम लोग शिफ्ट 2 के सारे सवाल स्टैटिक पोर्शन के करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला सवाल हमसे पूछा है, इन विच ऑर्डर डिड द फॉलोइंग कम टू इंडिया। ये जितने भी 3 नाम दिए हैं, ये किस ऑर्डर में इंडिया ट्रैवल किए थे। तो इन लोगों का अगर मैं टाइम पीरियड लिखने की कोशिश करूँ तो थॉमस रो, ये एक इंग्लिश ऑफिसर थे। इनका जो टाइम पीरियड था वो 1914 टू 1944 था, ठीक है। और फायान की बात कीजिए तो फायान का जो टाइम पीरियड था 399 टू 414 AD के बीच में इंडिया आए थे, ठीक है। वेन शांग की बात करें, वेन शांग 627 टू 643 AD के बीच में इंडिया ट्रैवल किए थे। और तो अगर इस सवाल का आंसर गेस करने की कोशिश करोगे आप, तो सवाल का आंसर ये नहीं हो सकता आपका, सी और बी हो सकता है। ये भी नहीं हो सकता आपका। राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी एडिशनल जानकारी अगर मैं दूँ इसमें आप लोगों को, तो बात करते हैं फायान के बारे में। फायान जो थे बेसिकली एक चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क थे, ठीक है, भिक्षुक थे। ये इंडिया आए थे इन सर्च ऑफ बुद्धिज़्म बुक्स। बुद्धिज़्म से रिलेटेड जितनी भी बुक्स थी उनके सर्च में इंडिया आए थे। और इन्होंने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था फूकोकी, ठीक है। फूकोकी नामक इन्होंने किताब लिखी थी, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं आपसे वेन शांग के बारे में, तो वेन शांग जो थे, वेन शांग इंडिया आए थे। आपको टाइम पीरियड में बता ही दिया 627, तो इनका टाइम पीरियड 627 टू 643 के बीच में इंडिया आए थे। और ये बेसिकली इनसे एक अच्छा सा सवाल पूछते हैं कि वेन शांग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो वेन शांग जो थे ये आए थे उस टाइम पे हर्षवर्धन का शासन था, ठीक है। इंडिया में हर्षवर्धन का शासन था। और इन्होंने एक किताब लिखी है, उसका नाम है CU की, ठीक है। CU की। बेसिकली इस किताब में इन्होंने इंडिया के बारे में पूरी चीज़ें लिखी हैं, इंडिया को डिफ़ाइन किया है। और मोस्ट ऑफ द जो इवेंट्स लिखे हैं वो लिखे हैं मौर्यन एम्पायर के, ठीक है। मौर्यन एम्पायर की इकोनॉमी कैसी थी, सिक्योरिटी कैसी थी, मिलिट्री कैसी थी, वहाँ की व्यवस्था कैसी थी, शासन कैसा था, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में लिखा है। हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली इनकी जो किताब CU की है, इसको एज अ रेफरेंस और एज अ बेस लेके हम लोग मैप प्रिपेयर करते हैं एंशिएंट इंडिया की। बहुत हेल्पफुल बुक है मैप प्रिपरेशन में, क्योंकि जो फायान थे वो इंडिया के हर एक कोने कोने में ट्रैवल किए थे, ठीक है, पैदल। और पैदल घूमे थे पूरा अच्छे से। सही पूरी किताब में केवल इन ट्रैवल के ही इवेंट्स लिखे गए हैं इनके, ठीक है, इंडिया के बारे में। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल हमसे पूछा, सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड बाय ब्रिटिश इन द बैटल ऑफ। किस लड़ाई में ब्रिटिशर्स के द्वारा सिराजुद्दौला को हरा दिया गया था। तो ये था आपकी प्लासी की, जो भी 1757 में लड़ी गई थी। सिराजुद्दौला थे कौन, ये बेसिकली नवाब ऑफ बंगाल थे, ठीक है। और इनको ब्रिटिशर्स के द्वारा हराया गया था। ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ाई लड़ने के लिए कौन आए थे, ये आए थे रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। इन्होंने ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ाई लड़ी। तो ये प्लासी, बेसिकली आपका जो आंसर है वो हो जाएगा प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ग्रेट प्रोटैगोनिस्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को सबसे ज़्यादा बढ़ाया किसने था या प्रोपेगेट किया था। तो वो थे आपके लॉर्ड डलहौजी। वैसे बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब क्या होता है, लॉर्ड डलहौजी ने तो इसको नीति को अपनाया था। ये एक पॉलिसी थी, ठीक है, ये पॉलिसी थी। इसमें लिखा क्या था, इसमें ये लिखा था कि अगर किसी भी राज्य का कोई भी राजा मर जाता है और उसका कोई अपना पुत्र नहीं है और अडॉप्टेड सन जो है, उनको राज्य की सत्ता नहीं दी जाएगी। फिर क्या करते, ये वो स्टेट को मिला लेते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश जो भी था, ब्रिटिशर्स थे, अपने में मिला लेते थे और उसकी पूरी कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते थे, ठीक है। ये पॉलिसी थी बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की। और इस जो पॉलिसी के अंडर में सबसे पहला स्टेट इसका शिकार हुआ था, ये सवाल पूछा जाता है। तो सतारा वॉज द फर्स्ट स्टेट हुज कम अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन
ब्रिटिश। तो ये आया था बेसिकली 1848 में, ठीक है, 17। उसके बाद फिर नागपुर, फिर झांसी वगैरह, ये सब 1856 में मिलाए गए थे, ठीक है, 1854 में मिलाए गए थे। अगर लॉर्ड डलहौजी के मैं टाइम पीरियड की बात करूँ तो लॉर्ड डलहौजी जो थे वो 1848 से 1856 के बीच में रहे ये, ठीक है, 1856 के बीच में रहे इंडिया में। और इनके टाइम में एक बहुत बड़ा काम हुआ था, वो हुआ था ये कि इनके टाइम में ही, इसी टाइम पीरियड के बीच में 1848 से 1856 के बीच में एक साल आता है 1853। आप लोग बताओगे कमेंट सेक्शन में मेरे को कि 1853 को क्या हुआ था। वैसे 1853 को इंडिया में रेलवे इंट्रोड्यूस की गई थी, वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही, बहुत बड़ा काम हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम लोग। इन इंडियन हिस्ट्री हु वॉज द धन्वंतरी, भारत के इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। तो धन्वंतरी जो थे ये आयुर्वेदाचार्य थे, और ये बेसिकली चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे, ठीक है, आयुर्वेदाचार्य थे। ये अगर आंसर करने आओगे तो अ फेमस जनरल नहीं, अ नोटेड फिजिशियन थे, अडोन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बी आंसर सही हो जाएगा इसका, ड्रामेटिस्ट नहीं थे। तो ये फिजिशियन थे इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है। और अब अगर मैं बात करूँ आयुर्वेदा की, तो इनको आयुर्वेदा का जो धन्वंतरी हैं दे कॉल्ड फादर ऑफ द आयुर्वेदा, इनको फादर ऑफ द आयुर्वेदा भी कहा जाता है, ठीक है। और आयुर्वेदा के जो 3 पिलर हैं उनकी बात कर लूँ मैं, अगर आयुर्वेदा के जो 3 पिलर हैं तो उनमें से पहला जो है वो है फूड, दूसरा जो है वो है स्लीप, तीसरा जो है वो है एनर्जी मैनेजमेंट, ठीक है। पहला आहार, दूसरा निद्रा, तीसरा ब्रह्मचर्य, इसको हम लोग बेसिकली ब्रह्मचर्य बोलते हैं एनर्जी मैनेजमेंट को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल हमसे पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग अपोज्ड महात्मा गांधीज एसोसिएशन विद द खिलाफत मूवमेंट। महात्मा गांधी के खिलाफत मूवमेंट से मिलने का विरोध किसने किया था। तो ये किया था आपके मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने, ठीक है। अब अगर बात करते हैं ये जो कांड हुआ था, जो जितना भी ये कहानी लिखी गई है, ये 1919 से 1922 के बीच में हुआ था। 1919 में क्या हुआ था, गांधी जी ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था जिसका नाम था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। और गांधी जी ने क्या किया था, इस मूवमेंट को मुस्लिमों का एक मूवमेंट चल रहा था खिलाफत मूवमेंट, उसके साथ में मिला दिया था। ये पहला मतलब इवेंट था, ऐसा पहला मूवमेंट था जिसमें हिंदू एंड मुस्लिम्स एक साथ आए थे लड़ाई लड़ने के लिए अंग्रेज़ों से, ठीक है। और फिर क्या हुआ था, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसको गांधी जी ने वापस विड्रॉ कर लिया था। वो विड्रॉ किया था किस वजह से कि 1922 में गांधी जी ने विड्रॉ किया, और इसी टाइम पे एक चौरी चौरा कांड हो गया था। चौरी चौरा कांड में क्या हुआ था, बेसिकली एक गोरखपुर के पास चौरी चौरा प्लेस है, वहाँ पे क्या हुआ था, एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई थी। पुलिस स्टेशन वॉज बर्न अंडर द फायर, ठीक है। उसमें बहुत सारे निर्दोष लोग मारे गए थे, पुलिसकर्मी मारे गए थे, ठीक है। तो इस वजह से गांधी जी ठहरे अहिंसावादी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वापस मतलब विड्रॉ करने का वो कर लिया, मन बना लिया कि हम मूवमेंट विड्रॉ करेंगे। तो ये बात थी बेसिकली, ठीक है। और इसके बाद वैसे इसको याद रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना थे जिन्होंने अपोज किया था गांधी जी के खिलाफत मूवमेंट से मिलने का। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरी ग्रुप, कौन सा ऐसा क्रांतिकारी ग्रुप था, वॉज इन्वॉल्व इन द काकोरी कॉन्स्पिरेसी। काकोरी कॉन्स्पिरेसी में कौन ऐसा ग्रुप था जो इन्वॉल्व था। अगर मैं काकोरी कॉन्स्पिरेसी की बात करूँ तो काकोरी कॉन्स्पिरेसी ये एक ट्रेन रॉबरी थी, ठीक है, ट्रेन रॉबरी थी, ठीक। तो काकोरी कॉन्स्पिरेसी जो थी वो ये एक ट्रेन रॉबरी थी, और इसमें बेसिकली क्या हुआ था कि 9 अगस्त 1925 को कुछ लोगों ने मिलके एक ट्रेन को लूट लिया था, ठीक है। उसमें अंग्रेज़ों का जो भी पैसा, माल था, हथियार थे, सारा कुछ लूट लिया था, ठीक है। ये जो पूरा कांड हुआ था, इसको ऑर्गेनाइज़ किया था हिंदुस्तान
इसको जो ऑर्गेनाइज़ किया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक एक ऑर्गेनाइजेशन था, इसने इसको मतलब इनिशिएट किया था, जो भी इसको ऑर्गेनाइज़ किया था। और इसमें जो कंसीव्ड किए गए थे, मतलब जिन लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, उसमें से थे आपके रेवोल्यूशनरी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर जी, ऐसे करके बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इसमें। ठीक है, तो याद रखिए बेसिकली ये एक ट्रेन रॉबरी थी और इसमें पार्टिसिपेट जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया था, ये एक ग्रुप था, रेवोल्यूशनरी ग्रुप था, तो उसका नाम था उसका जो नाम था वो था आपका हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, इस ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया था काकोरी कॉन्स्पिरेसी में, ऑर्गेनाइज़ किया था बेसिकली उस काकोरी कॉन्स्पिरेसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है नागार्जुन सागर डैम जो है ये किस रिवर पे बिल्ड किया गया है। नागार्जुन सागर डैम जो है, चलिए मैं इस पर बात करें तो नागार्जुन सागर डैम जो है ये बिल्ड किया गया था 1955 में। ठीक है, कंप्लीट हुआ था, बन के तैयार हुआ था 1955 में। इसका नहीं, 1955 में क्या था, फाउंडेशन रखा गया था। ठीक है, और कंप्लीट जो हुआ था 1966 में हुआ था। ये पड़ता कहाँ पे, बेसिकली ये गुंटूर डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश में, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये बनाया गया है कृष्णा रिवर के ऊपर बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कृष्णा रिवर के ऊपर नागार्जुन सागर डैम बनाया गया है। ठीक है, नागार्जुन सागर डैम में एक लेक बनाई गई है, वो दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट मैन मेड लेक है। ठीक है, मैन मेड लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल हमसे पूछा है माउंट एवरेस्ट वॉज फर्स्ट स्केल्ड, पहली बार नापा गया था माउंट एवरेस्ट किसके द्वारा, इन द ईयर ऑफ, कौन से साल में सबसे पहले नापा गया था। जो माउंट एवरेस्ट था इसको सबसे पहले कौन से साल में नापा गया था, तो माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले नापा गया था 1953 में। और इसको जो एक्सपेडाइट किए थे होते एडमंड, आपने लोगों ने नाम सुना होगा, एडमंड हिलेरी, और दूसरे जो थे तेंजिंग नॉर्गे। ठीक है, इन दोनों ने फतह की थी माउंट एवरेस्ट पे। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को स्केल किया गया था 1953 में, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमसे अगले सवाल में पूछा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विल बी मोस्ट लाइकली टू बी इंक्रीज, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी एज अ रिजल्ट ऑफ राइज इन, किसके बढ़ने से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी हो जाएगी, तो ये होता है आपका एक्सपेक्टेड यील्ड ऑन अ न्यू कैपिटल, जो नई पूंजी है उस पर कितना उत्पादन हो रहा है उसका, उस बात को लेके जो भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो मतलब कि बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है एजेंसी एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम इन इंडिया, कौन सी एजेंसी जो है वो भारत के राष्ट्रीय आय का, नेशनल इनकम को एस्टिमेट करती है, कैलकुलेट करती है, तो ये आपकी आ जाती है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, CSO जो है बेसिकली CSO को फॉर्म किया गया था, जो भी CSO को फॉर्म किया गया था 1951 में CSO को फॉर्म किया गया था। ठीक है, ये जो आता है CSO ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है। ठीक है, और अगर सबसे पहले मैं बात करूँ तो नेशनल इनकम को सबसे पहले किसने एस्टिमेट किया था, वो क्या थे, हमारे दादा भाई नौरोजी जी ने 1867 में। ठीक है, 1867 में इन्होंने इंडिया की नेशनल इनकम को सबसे पहले एस्टिमेट किया था, से कैलकुलेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि व्हाट इज़ अनदर नेम फॉर द सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर का दूसरा नाम क्या है, सर्विस सेक्टर को दूसरा नाम वो किया जाता है एज अ टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, सर्विस सेक्टर का दूसरा नाम टर्शियरी सेक्टर है। वैसे कि अगर मैं बात करूं कि जो 3 टियर की इकॉनमी है उसमें क्या किया गया है, जो 3 टियर हैं उसमें एक तो आपका आ जाता है प्राइमरी, ठीक है, दूसरा आ जाता है सेकेंडरी, तीसरा आ जाता है टर्शियरी। प्राइमरी में आती है एग्रीकल्चर, ठीक है, सेकेंडरी में आती हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज़ बेसिकली आती है स्मॉल लार्ज जो भी है इंडस्ट्रीज़, टर्शियरी में आ जाती है सर्विस सेक्टर,
सर्विस सेक्टर में आपके आ जाते हैं स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड होटल्स, ये सारी जहाँ से हम लोग सेवाएं लेते हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका जो आंसर बताया मैंने, आंसर होगा टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। सर्विस सेक्टर को हम टर्शियरी सेक्टर के रूप में भी जानते हैं, तृतीयक जो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन। वाइट रेवोल्यूशन के पिता किन को जाना जाता है भारत में। वाइट रेवोल्यूशन की बात अगर करूं मैं तो इसको हम लोग ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। ये जो था ये बेसिकली स्टार्ट किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो थे, इन्होंने इसको प्रपोज़ किया था ऑपरेशन फ्लड। इन्होंने क्या किया था, ये जो थे ये चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन जो थे ये अमूल एक कंपनी है, आप लोग पढ़ोगे, अमूल को इन्होंने बनाया था, ठीक है। और जो ऑपरेशन फ्लड लॉन्च किया गया था वो किया गया था 13 जनवरी 1970 को, ठीक है। ये दुनिया में डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, वर्ल्ड्स का सबसे लार्जेस्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेयरी प्रोग्राम था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल हमसे पूछा है व्हाट इंश्योर्स इकोनॉमिक जस्टिस टू इंडियन सिटीजन्स। जो भी है आर्थिक, जो इनका न्याय है, आर्थिक न्याय कौन दिलाता है भारतीय लोगों को। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन है। फंडामेंटल राइट्स नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये तो काम के बारे में बोला जाता है, इनमें से कोई नहीं। एक ही बचा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की अगर मैं बात करूँ, DPSP, इनको जो लिया गया था वो लिया गया था स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए गए हैं। और स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन में ये आए थे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो DPSP को कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में रखा गया है, ठीक है। इनका जो आर्टिकल्स है 36 से लेके 51 के बीच में, आर्टिकल 36 to 51 में डिफ़ाइन किया गया है DPSP के बारे में। और थोड़ी सी बात करते हैं इसमें कि जो इसमें एक अमेंडमेंट हुआ था, एक क्या हुए तो कई सारे, लेकिन जो हम लोगों को याद रखना है वो एक अमेंडमेंट हुआ था DPSP में, वो हुआ था 86th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। इसमें क्या किया गया था, इसमें हम लोगों ने ऐड किया था जो क्या बोलते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में, एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में, जो कि आर्टिकल 21A बना था बाद में फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स में रखा गया था आर्टिकल 21A, ओके। तो इसका जो राइट आंसर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंश्योर करता है कि इकोनॉमिक जस्टिस ऑफ इंडियन सिटीजन्स, ठीक है। ये इसमें आर्टिकल 143 है, वो स्टेट करता है, वो बोलता है कि सिक्योर टू लाइवलीहुड ऑल वर्कर्स लिविंग वेजेस एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। विलेज पंचायत के ऑर्गेनाइजेशन या फिर मतलब गठन के लिए कौन सा आर्टिकल बोलता है स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकारों को कौन सा आर्टिकल बोलता है। ये वो बोलता है आर्टिकल 40 स्टेट करता है कि ऑर्गेनाइज, मतलब ऐसे आर्टिकल 40 स्टेट करता है स्टेट गवर्नमेंट को टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, ठीक है। ये भी DPSP का एक पार्ट है, DPSP का एक पार्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का। ये लोअर लेवल पे सेल्फ गवर्नेंस का एक एग्जांपल है, सेल्फ गवर्नेंस का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हु हैड प्रपोज्ड द आइडिया ऑफ 3-tier पंचायती राज सिस्टम। तो ये प्रपोज किया था आपके बलवंत राय मेहता साहब ने, ठीक है, 3-tier पंचायती राज सिस्टम को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है। अगर ग्रीन हाउस गैस की बात करूँ मैं, तो ग्रीन हाउस गैस बेसिकली किसको कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस ऐसी गैसें होती हैं जो कि क्या करती हैं, ठीक है, जो इंफ्रारेड रेडिएशन होता है, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं कि नेट हीट एनर्जी, इंफ्रारेड रेडिएशन हम लोग नेट हीट एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। इसको अब्जॉर्ब करने की
क्वालिटी होती है, अब्सॉर्ब करने की क्वालिटी होती है, उनको हम ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। इनमें से जो ग्रीन हाउस गैसों में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैसेस हैं वो हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ठीक है, एंड वाटर वेपर। तो इनमें से कौन सा आंसर सही है आपका? तो नाइट्रोजन हो जाएगा। मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, और नाइट्रोजन जो हो जाएगा ये बेसिकली नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अर्जुन अवार्ड किसके लिए दिया जाता है? तो अर्जुन अवार्ड जो दिया जाता है वो दिया जाता है आपके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स में, ठीक है। स्पोर्ट्स में जो अच्छी प्रतिभा होती है, जो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, उनको दिया जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स। अभी तक क्या होता है, अर्जुन अवार्ड जो था स्पोर्ट्स का सबसे हाईएस्ट ऑनर अवार्ड था, ठीक है। ये हाईएस्ट ऑनरेरी अवार्ड था। इसमें क्या होता है, इसमें एक अर्जुन जी की ब्रॉन्ज की आइडल दी जाती है और उसके साथ में 15 लाख रुपए कैश, ठीक है, ये दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इंडिका विच इज़ एन अकाउंट ऑफ मॉडर्न इंडिया वॉज ऑथर्ड बाई द, किसके द्वारा लिखी गई है, जो कि एक मॉडर्न के टाइम के इंडिया को डिफाइन करती है इंडिका। तो ये लिखी गई है आपके मेगास्थनीज के बारे में। मेगास्थनीज ने लिखा है इसको, ठीक है। तो मेगास्थनीज के बारे में अगर हम लोग थोड़ा जाने तो मेगास्थनीज क्या है, मेगास्थनीज 303 BC, ठीक है, 303 BC के टाइम पे क्या हुआ था कि एक ट्रीटी हुई थी, किसके किसके बीच में हुई थी, वो हुई थी जो ग्रीक किंग था सेल्यूकस निकेटर, उसके और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में एक ट्रीटी हुई थी। उस ट्रीटी को अच्छे से डिफ़ाइन किया गया है इस इंडिका नामक पुस्तक में, ठीक है। ये हमको ज्योग्राफी के बारे में बताती है इंडिया के, जो भी इंडिका बुक है। और मेगास्थनीज जो थे, मेगास्थनीज एक ग्रीक ट्रैवलर थे, ठीक है, ग्रीक ट्रैवलर, फिलोसफर, जो भी कह सकते हो आप, ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। साइमन कमीशन वाज फर्स्ट विजिटेड इंडिया, किस साल में साइमन कमीशन सबसे पहले भारत आया था? तो साइमन कमीशन सबसे पहले भारत आया था 1927 में, 1928 में आया था इंडिया में, 1927 में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इसमें 7 मेंबर थे, 4 जो थे मतलब कि वो ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी से थे, 2 लिबरल से थे, एक लिबरल थे, 2 जो थे लेबर पार्टी से थे। तो 4 2 6 एक साथ 7 मेंबर इसमें आए थे। इनके जो मेन थे वो एक थे साइमन साहब थे, दूसरे क्लीमेंट एटली जो बाद में जाके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे, जिनके टाइम में इंडिया को फ्रीडम मिली थी, ठीक है, ये लोग थे। और ये जो साइमन कमीशन है इसका काफ़ी विरोध हुआ था इंडिया में आने के बाद। तो आप लोग ये याद रखिए, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1927 में, और ये इंडिया आया था सबसे पहले 1928 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन विच सेशन द इंडियन नेशनल कांग्रेस पास द हिस्टोरिक पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन, जो प्रस्ताव था कंप्लीट इंडिपेंडेंस का, पूर्ण स्वराज का, उसको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सबसे पहले किस सेशन में कांग्रेस के प्रपोज़ किया था? तो ये क्या था, लाहौर के सेशन में 1929 में, ठीक है, 1929 में लाहौर का सेशन हुआ था, उसमें इन लोगों ने पूर्ण स्वराज के लिए रखा था। वैसे सबसे पहले किसने प्रपोज किया था पूर्ण स्वराज के बारे में? तो उन्होंने वो किए थे 19 दिसंबर को, एक पोएट थे, ये INC के मेंबर थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे, उनका नाम था पोएट, और मेंबर थे मतलब पॉलिटिशियंस थे, तो हसरत मोहानी, जस्ट वन सेकेंड, हसरत मोहानी, इन्होंने 1929 में सबसे पहले प्रपोज किया था, ठीक है। सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग इन्होंने 1929 में की थी, और ये 1930, ठीक है, 26 जनवरी 1930 को हम लोगों ने इसको डिक्लेयर कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको मैच करना है, मैच द फॉलोइंग। तो इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है, पहले का दूसरा किस में, बी में है, और किसी में है ही नहीं, तो पहले का दूसरा बी, इसका मतलब 20 आंसर सही हो जाएगा।
गदर पार्टी, लाला हरदयाल, देख लेते हैं आगे भी सही है, बी का पहला हो जाएगा, बी का पहला, तो बी का पहला भी है, मिल रहा है। फिर इसके बाद मित्र मेला, मित्र मेला वीडी सावरकर, तीसरा हो जाएगा, सी का तीसरा। और होम रूल लीग एनी बेसेंट हो जाएगा, चौथे का चौथा हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो आंसर है बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द नेम ऑफ द बर्ड सैंक्चुरी और नेशनल पार्क एट भरतपुर। भरतपुर में कौन सा नेशनल पार्क और बर्ड सैंक्चुरी है? तो ये केवलादेव घाना नेशनल पार्क है, ठीक है। भरतपुर पक्षी विहार का पहले इसका ये नाम था, ठीक है। ये कहाँ पे पड़ता है? ये लोकेट करता है राजस्थान में, राजस्थान में लोकेट करता है। और ये जो है इसको, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला सवाल हमसे पूछा है कि द सोर्स ऑफ आयरन ओर फॉर भिलाई स्टील प्लांट। भिलाई स्टील प्लांट जो है उसके आयरन का जो लोहे का सोर्स है वो क्या है? तो ये आपका दल्ली राजरा माइंस है, ठीक है। दल्ली राजरा माइंस ये पिछले 50 सालों से बेसिक या मेन सोर्स है भिलाई पावर जो भी स्टील प्लांट्स हैं उनके रॉ मटेरियल के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में हुए थे। उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर से नरसिम्हा राव जी थे, और जो उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, ये थे फाइनेंस मिनिस्टर। और इसी टाइम पे हमने एक मतलब कि वो प्रपोज़ किया था जिसको हम LPG के नाम से जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इसको भी प्रपोज़ किए थे। और इसी टाइम पे क्या हुआ था, इंडिया ने अपनी करेंसी को डीवैल्यूएट किया था। डीवैल्यूएशन बेसिकली होता है कि अपनी करेंसी को कम कर देना, उसकी वैल्यू को कम कर देना, ठीक है। डीवैल्यूएट करना कहलाता है। इंडिया ने पहली बार इंडिया की करेंसी को डीवैल्यूएट किया था। और दूसरे फेज़ में क्या किया था इन्होंने इंडिया का जो गोल्ड मतलब वो था गोल्ड स्ट्रेस, गोल्ड भंडार था, उसमें से 46.91 टन इतना गोल्ड ब्रिटेन की बैंक को दे दिया, और उससे ऑलमोस्ट $400 मिलियन का पैसा इकट्ठा किया, जिससे लिक्विडिटी बढ़ाई अपनी मार्केट में, अपनी इकोनॉमी में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में किसको नहीं शामिल किया गया है? तो मैं बता देता हूँ, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में 7th शेड्यूल है, वो 7th शेड्यूल है, जिसमें बेसिकली बंटवारा किया गया है सेंट्रल स्टेट्स के पावर एंड फंक्शंस के बीच में। और इसमें 3 लिस्टों को प्रपोज़ किया गया है। 3 लिस्टों में पहली है यूनियन लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट, तीसरी जो है वो आपकी आ जाती है कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में जो इनिशियली सब्जेक्ट्स थे वो थे 97, और अभी कितने आ गए हैं? अभी आ गए हैं 100। और स्टेट लिस्ट में क्या था? स्टेट लिस्ट में पहले थे 66 और अभी आ गए हैं 61। कंकरेंट लिस्ट में पहले जो थे वो थे 47, अब हो गए हैं 51। तो जो मतलब कि स्टेट लिस्ट में नहीं आता वो है आपका क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है। ये जो है ये आपका आता है किसमें? कंकरेंट लिस्ट में आ जाता है। बाकी पुलिस, लॉ, प्रिजन, ये सारी चीज़ें स्टेट लिस्ट में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये सेलिएंट फीचर में आपका कमिटेड जुडिशियरी, ये तो है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, बंटवारा भी है। और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी है। क्वासी जुडिशियल फेडरल स्ट्रक्चर ये नहीं है आपका, ठीक है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अगले सवाल में हमसे पूछा, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट ओम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, सोर टेस्ट ऑफ लेमन इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। किसकी प्रेजेंस की वजह से जो खट्टापन होता है नींबू में वो होता है? तो ये होता है साइट्रिक एसिड, ठीक है। अगले सवाल में हमसे पूछा, कार्सिनोजेनिक केमिकल्स की वजह से क्या हो जाता है? कार्सिनोजेनिक केमिकल्स की वजह से कैंसर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द अपर लेयर ऑफ द स्किन। ये अपर लेयर ऑफ द स्किन को हम लोग क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं। एपिडर्मिस, जिस भी लेयर को हम लोग देख सकते हैं अपनी आँखों से, मतलब कि न्यूड आँखों से जो भी देख सकते हैं वो होती है एपिडर्मिस कहलाती है, ठीक है। तो अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन एरिया। एरिया में पूछा है तो गोवा हो जाएगा।
और लार्जेस्ट की बात करें तो लार्जेस्ट हो जाता है आपका राजस्थान। गोवा का जो एरिया है वो 3702 किलोमीटर स्क्वायर है, और जो राजस्थान का एरिया आ जाता है वो आ जाता है 342,239 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल पे पूछा है व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। 6 साल का होता है, हर दूसरे साल आफ्टर 2 years 1/, मतलब एवरी 2 years 1/3 मेंबर विल टेक रिटायरमेंट, ठीक है, 1/3 जो है वो रिटायरमेंट ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है व्हेन इज़ द यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेटेड। तो यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेट तब किया जाएगा जब इसका फॉर्मेशन हुआ। अगर फॉर्मेशन हुआ था इसका 24 अक्टूबर 1945 में, ठीक है। तो फॉर्मेशन यूएनओ का हुआ था 24 अक्टूबर 1945। तो 24 अक्टूबर को यूएन डे मनाया जाता है, ठीक है। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क यूएसए, ठीक है। इसमें जो मेंबर्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, वो हैं 193 कंट्रीज़ हैं इसके मेंबर। और अभी जो इनके चेयरमैन हैं, जो भी बोल दूँ, जो सेक्रेटरी जनरल हैं, वो हैं एंटोनियो गुटरेश, ठीक है। इसके भी 6 ऑर्गन्स हैं, जैसे जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक काउंसिल ऑफ समथिंग सोशियो, वो ऐसे करके 6 इसके भी ऑर्गन्स हैं। अगले सवाल में हमसे पूछा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ लोकेटेड, ये द हेग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड फेमस खजुराहो स्कल्पचर आर लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। ये बनाई गई थी द टाइम ऑफ चोल डायनेस्टी, चोल डायनेस्टी के टाइम में बनाया गया था। ये हिंदू और जैन के टेम्पल्स हैं, ठीक है। इनकी जो शैली है वो नागर शैली में इनको बनाया गया है। किस शैली में? नागर स्टाइल में इनको बनाया गया था, ठीक है। और जो ये इसका जो अगर टाइम पीरियड कोशिश करोगे तो 950 to 1050 CE के टाइम पे बनाया गया था, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी सीट हमारी ख़त्म हो गई, अभी यहाँ से ख़त्म। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं और भी अच्छे वीडियो बनाऊँगा। मैं सोच रहा हूँ कि अभी जितने भी पीईटी के दोनों स्विफ्ट के सवाल थे उनमें सेक्शन वाइज बांट दूँ, जैसे जीएस का मैंने स्टैटिक का कर दिया दोनों में। अब इसके बाद सोच रहा हूँ कि मैं या तो करंट अफेयर का उठा लूँ, या मैथ्स का उठा लूँ, या फिर रीजनिंग का उठा लूँ, या हिंदी का, जो भी है। मैं सारे सेक्शंस को कवर करने की कोशिश करूँगा। बस आपका सपोर्ट चाहिए, आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल्स को, शेयर करिए दोस्तों के पास। आपका कुछ नहीं लगता, आप शेयर करेंगे तो मुझे थोड़ा सा मतलब कि मोटिवेशन मिलता है बनाने का, वीडियोस सीट प्रिपेयर करने का, फिर वीडियो रिकॉर्ड करने का, उसका देखने का, करेक्शन करने का, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मेहनत लगती है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ अगर आपके लिए, तो आप भी थोड़ा सा बनता है आपका। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, थैंक यू सो मच।